फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम लोगों की ये 11वीं क्लास है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उर्दू से रिलेटेड, उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड बीपीएससी स्टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने हैं जो इम्तिहान के ताल्लुक से, इम्तिहानात के ताल्लुक से बहुत ही अहम है। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये आप लोगों के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए क्योंकि अगली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्तबास जो क्लास 9 टू 10 में बीपीएससी 2 में, बीपीएससी टीआरई 2 9-10 क्लास में जो इक्तबास आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं। पहला इक्तबास ये है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के बारे में। दोस्तों, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त 1882 ईस्वी में फैजाबाद में पैदा हुए। आबाई वतन लखनऊ था। ये याद जरूर रखिए कि फैजाबाद, उनकी पैदाइश हुई फैजाबाद में, लेकिन आबाई वतन जो गांव था वो लखनऊ था। यही आकर तालीम और तरबियत हासिल की, यानी लखनऊ आकर तालीम और तरबियत हासिल की। 1908 ईस्वी में एलएलबी पास करने के बाद वकालत शुरू की। अपनी ज़हानत, फतानत, मेहनत और काबिलियत की बदौलत बहुत जल्द मशहूर हो गए। अभी आपका आफताबे वकालत दुनियाए वकालत को मुनव्वर भी ना कर पाया था कि गहना गया। एक मुकदमा के सिलसिले में 12 फरवरी 1926 ईस्वी को रायबरेली गए। किस सिलसिले में? एक मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली 1926 ईस्वी को बरेली गए। शाम को वापस आ रहे थे। ट्रेन में सवार होते ही फालिज, ये फालिज बीमारी है, पैरालिसिस को कहते हैं, या लकवा बोलते हैं। लकवा की बीमारी, फालिज का हमला हुआ, लकवा की बीमारी का हमला हुआ। चंद घंटों के अंदर ही दम तोड़ दिया। कुदरत ने बड़ी फयाजी के साथ चकबस्त को शायरी का मलका अता किया था। उन्होंने वतन परस्ती को अपनी नज्मों का मौजू बनाया। वतन परस्ती को नज्मों का मौजू बनाया। खाके हिंद उनकी मशहूर नज्म है जिसमें हिंदुस्तान की अजमत का बयान बहुत अकीदत से किया गया है। दोस्तों, ये था पहला इक्तबास। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, चकबस्त कहां पैदा हुए? दो जगह हमने पढ़ा, एक फैजाबाद और दूसरा लखनऊ। ये लखनऊ आबाई वतन था और इलाहाबाद का जिक्र है ही नहीं, इसलिए बी रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि आबाई वतन था। फैजाबाद में पैदाइश फैजाबाद में हुआ, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी आपका आफताबे वकालत दुनियाए वकालत को मुनव्वर भी न करने पाया था कि गहना गया। इस जुमले में तराकीब की निशानदेही कीजिए। यहां जो तराकीब इस्तेमाल हुए हैं, आफताबे वकालत, दुनियाए वकालत, मुनव्वर कोई तराकीब नहीं है, ये एक लफ्ज है, बस एक लफ्ज है, वर्ड। इसमें कोई तरकीब इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोस्तों, बी ऑप्शन, आफताबे वकालत और दुनियाए वकालत, यह तराकीब इजाफत की है जो फारसी में ज्यादा इस्तेमाल होता है।
या कह लीजिए कि फारसी से ही उर्दू में आया है। वकालत का आफताब या सूरज, या दुनिया वकालत, वकालत की दुनिया, ये दोनों में तराकीब इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से बी एंड सी आर करेक्ट। तो एक से ज्यादा जब करेक्ट हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चकबस्त किस लिए रायबरेली गए थे? मुशायरा में शिरकत करने के लिए? नहीं। तफरी करने के लिए? नहीं। मुकदमे की पैरवी करने के लिए, एक मुकदमे के सिलसिले में, एक मुकदमे के सिलसिले में चकबस्त रायबरेली गए थे। तो एक वकील जब एक मुकदमे के सिलसिले में रायबरेली जाते हैं तो मुकदमे की पैरवी करने के लिए जाते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। चकबस्त की नज्मों का मौजू क्या था? अभी हमने उसको हाईलाइट भी किया था। सियासत? नहीं। वतन परस्ती? तालीम और तरबियत? ये भी नहीं। वतन परस्ती इज द करेक्ट ऑप्शन। चकबस्त की नज्म का जो मौजू था वो वतन परस्ती था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चकबस्त की तालीम और तरबियत कहां हुई? फैजाबाद, रायबरेली, लखनऊ। अब फैजाबाद ये यहां पैदाइश हुई। लखनऊ आबाई वतन, लखनऊ आबाई वतन, और यहीं आकर चकबस्त की तालीम और तरबियत हुई। तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, रायबरेली इज द रॉन्ग ऑप्शन एज वेल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लखनऊ में ही चकबस्त की तालीम और तरबियत हुई, जहां उनकी आबाई वतन, जहां चकबस्त की आबाई वतन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा इक्तबास आज की क्लास का दूसरा जो इक्तबास है वो सर सैयद अहमद के बारे में है। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के एक इल्म दोस्त जो तालीम को पसंद करता है उसको इल्म दोस्त कहते हैं, और आसूदा हाल घराने में पैदा हुए। आलमगीर सानी ने उनके दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया। सर सैयद अहमद की परवरिश में उनकी वालदा का बड़ा हाथ था। उस वक्त दिल्ली के बड़े बड़े उलमा से सर सैयद ने तालीम हासिल की। बड़े बड़े उलमा से सर सैयद ने तालीम हासिल की। उनकी मुलाजिमत का आगाज 1838 ईस्वी में हुआ। सर रिश्तेदारी से शुरुआत करके सदर अमीन के अहद तक पहुंचे। दौरान मुलाजिमत उन्होंने आसारुस सनादीद लिखी, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और बुजुर्गों के हालात हैं। उसके अलावा उन्होंने अबुल फजल की तारीख आईन अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखी थी, की तस्हीह की। इसकी तस्हीह की इन्होंने लिखी नहीं, सर सैयद अहमद ने आईन अकबरी लिखी नहीं, बल्कि उनकी तस्हीह की। लिखने वाला अबुल फजल था। 1862 ईस्वी में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन कायम की, जिसका मकसद यह था कि नए उलूम की किताबें उर्दू में शाये की जाए। 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान का सफर किया। वापस आकर 1870 ईस्वी में अपना रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। इस रिसाले ने उर्दू नस्ल को बहुत फायदा पहुंचाया। सलेस और रवा उर्दू को रिवाज दिया। दोस्तों ये जो इक्तबास है हमारे लिटरेचर में इंक्लूडेड है, उसी से इक्तबास है, और ये लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और एक एक लाइन से जो ना सवाल बनते हैं, और सवाल पिछले एग्जाम में, पिछले इम्तिहानात में आए हुए हैं। सर सैयद के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चकबस्त के बारे में जैसे हमने पहला इक्तबास पढ़ा, उसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों जो लाइन में
गोलाई कर रहा हूं या हाईलाइट कर रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उनको बार बार जो है ना पढ़ते रहिए ताकि आपके जहन में वो इंफॉर्मेशन बैठ जाए। क्योंकि अभी आपके सामने इक्तबास के रिलेटेड ही क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हैं, वो आप इक्तबास आपके सामने होगा और आप वो 5 क्वेश्चंस के जवाबात जो है ना आप आराम से टिक कर सकते हैं। लेकिन जब इक्तबास यही इसी इक्तबास से क्वेश्चंस होंगे लेकिन ये इक्तबास आपके सामने नहीं होगा तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप इन सारे इंफॉर्मेशन को नोट डाउन नहीं करते हैं और इसको जहन नशीन नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्तबास है ये सब। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इक्तबास पढ़ने का क्या फायदा है, वो यही फायदा है कि जो मशहूर शायर है उससे रिलेटेड इक्तबास है, मशहूर किताबें हैं उससे रिलेटेड इक्तबास है, मशहूर जो है ना नाविल है, अफसाना निगार है, उसके बारे में इक्तबास आते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। और ये सर सैयद के बारे में मुझे लगता है कि ये दूसरा इक्तबास है। हम लोग जब से ये 11वीं क्लास है और हम लोग 2-3 इक्तबास ऑलरेडी सर सैयद के बारे में पढ़ चुके हैं, तो बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी इक्तबास से। तो आप लोग जरूर जो है ना इसको नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको जहन नशीन कीजिए, बार बार पढ़िए ताकि आपके जहन में बैठ जाए और एग्जाम में हर एक क्वेश्चंस आप जो है ना आराम से टिक कर पाए और सही करके आए। मेरी तो यही उम्मीद है। इसलिए प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। क्योंकि जब भी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी हौसला मिलेगा, हिम्मत अफजाई होगी मेरी, ताकि अगली क्लास में और जो है ना रिसर्च के साथ अच्छे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ मैं जो है ना आपकी क्लासेस लेता रहूं और आप जो है ना आपकी कामयाबी में मैं थोड़ा सा जो है ना मैं मदद कर पाऊं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्लास को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस इक्तबास के से रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये है कि किसने सर सैयद के दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया? वाजिद अली सानी ने, शाह ने, बहादुर शाह ने, वाजिद अली शाह ने, बहादुर शाह ने, आलमगीर सानी ने, हस्बे वाला में से एक से शायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों सर सैयद अहमद के दादा जवादुद्दौला का जो खिताब दिया था वो आलमगीर सानी ने दिया था। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर सैयद की तरबियत में किसका अहम हिस्सा है? वालिद का, वालदा का, उलमा का? तो दोस्तों सर सैयद की तरबियत में किसका अहम हिस्सा है? तो हमने अभी पढ़ा कि सर सैयद की उनकी वालदा का बड़ा हाथ है। सर सैयद अहमद की परवरिश में उनकी वालदा का बड़ा हाथ है। परवरिश और तरबियत दोनों मुतरादिफ हैं, तरबियत और परवरिश दोनों मुतरादिफ है। इस वजह से आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि सर सैयद अहमद की तरबियत में किसका अहम हिस्सा है? वालदा का है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आईन अकबरी किसने लिखी? सर सैयद ने, आलमगीर सानी ने, अबुल फजल ने? सर सैयद अहमद ने आईन अकबरी की तस्हीह की। तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। आलमगीर ने भी नहीं लिखी थी, अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी है। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर सैयद ने किस सन में साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था? 1962 में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में? सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी का जो साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन जो कायम किया था वो 1862 ईस्वी में किया था। इस वजह से जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो दोस्तों इंग्लिस्तान से वापस आकर के सर सैयद ने तहजीबुल अखलाक एक रिसाला है उसको जारी किया था।
दोस्तों आज की क्लास का ये तीसरा इक्तबास है और वह है अबुल कलाम आजाद। आप लोग देख रहे हैं कि अबुल कलाम आजाद से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये इक्तबास है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें है जिससे अबुल कलाम आजाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपके सामने आ सकता है। और इस इक्तबास को अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लिया और जहन नशीन कर लिया तो अबुल कलाम आजाद के बारे में और ज्यादा कुछ पढ़ना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं होगा। इस वजह से पढ़ते हैं। अबुल कलाम आजाद की विलादत 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बस इतनी गुजारिश आप लोगों के साथ है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना इंपॉर्टेंट है, अहम है, क्योंकि अगली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अबुल कलाम आजाद की विलादत 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। उनका नाम अहमद है, तारीखी नाम फिरोज बख्त, लकब अबुल कलाम, तखल्लुस आजाद। वो तहरीक आजादी के एक पुरजोश मुजाहिद, साहिब तर्ज अदीब, साहिब तर्ज अदीब के मतलब आप इसको सीधे सीधे अदीब बोल सकते हैं। बेबाक सहाफी जर्नलिस्ट, बेमिसाल खतीब और दीदावर आलिम दीन थे। कम उम्री से सियासत और सहाफत की तरफ तवज्जो की। 1912 ईस्वी में अल हिलाल जारी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अल हिलाल एक अखबार है जो 1912 ईस्वी में अबुल कलाम आजाद ने जारी किया था। उस अखबार ने तारीख आजादी को तकवीत देने में अहम रोल अदा किया। आजाद के इदारे मुल्क में तहलका मचा देते थे। कई बार उस अखबार की जमानत जब्त हुई। अल हिलाल बंद हुआ तो अल बलाग जारी किया। दो अखबार अबुल कलाम आजाद ने जारी किया, अल हिलाल और अल बलाग। अल हिलाल बंद हुआ तो अल बलाग जारी किया। मौलाना ने तज़किरा के नाम से अपने खानदानी हालात लिखे। तज़किरा के नाम से आप जो है ना इसको सवाने उमरी बोल सकते हैं। वो उन्हीं कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने जेल में ही खतूत लिखे जो गुबारे खातिर के नाम से शाये हुआ। ये खतूत उन्होंने अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान शिरवानी के नाम लिखे। 1923 ईस्वी में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत सौंपी गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत 1923 ईस्वी में सौंपी गई। जब मुल्क आजाद हुआ, हुकूमत कायम हुई तो उन्हें वजीर तालीम बनाया गया। और आप लोगों को मालूम है कि अबुल कलाम आजाद इस मुल्क के, हमारे मुल्क के पहले वजीर तालीम थे। 1958 में उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। उनकी आखिरी आराम का वहीं पर है। दोस्तों देख रहे कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन से हमको लगता है क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुका है, तो इस यही से क्वेश्चंस आएगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबुल कलाम आजाद के बारे में, ये इक्तबास है और इस इक्तबास को आप प्लीज सेव करके रखें, नोट डाउन करके रखें ताकि एग्जाम में आपका काम आए। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अबुल कलाम आजाद का तारीखी नाम क्या था? अहमद असल नाम था, आजाद तखल्लुस था, फिरोज बख्त तारीखी नाम। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जर्नलिस्ट के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? मुदीर को कहते हैं एडिटर। अदीब या सहाफी। दोस्तों जो जर्नलिस्ट के लिए उर्दू में जो इस्तिलाह इस्तेमाल होता है वो सहाफी होता है। तो इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल क्या है? खतूत का मजमुआ है, तर्जुमा है, मजामीन है।
मजामीन का मजमुआ है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि अल हिलाल अखबार है जिसे अबुल कलाम ने जारी किया था, और जब अल हिलाल बंद हुआ तो अल बलाग एक और अखबार है जिसे अबुल कलाम ने अल हिलाल के बाद जारी किया था। तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत हो जाएगा, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ई इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम जो खुतूत लिखे वो किस नाम से शाये हुआ? गुबार खातिर, कारवान ख्याल, अल बलाग। तो दोस्तों हबीबुर रहमान जो अबुल कलाम आजाद के दोस्त थे, मौलाना हबीबुर रहमान, उनके नाम से ही जो ना खुतूत लिखे थे और जेल से खुतूत लिखे थे, जेल में रहते हुए। तो वो खुतूत जो शाये हुआ, जिस नाम से शाये हुआ, वो गुबार खातिर है, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किस सन में मौलाना आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने? 1923 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। दोस्तों 1923 ईस्वी में अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास का ये चौथा इक्तबास। ऊंट पर दो मुसाफिर रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। चलते चलते दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत से दरख्त थे। दोनों एक दरख्त के साए में बैठ गए और खाने के लिए अपनी अपनी रोटियां निकाली। पहले मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी, और दूसरे मुसाफिर के पास 3 रोटियां। उन्होंने रोटियों के कई टुकड़े किए और बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। इतने में एक और मुसाफिर उधर से गुजरा। उन्होंने उसे भी बुला लिया और तीनों ने मिलकर रोटियां खाई। रोटियां खाने के बाद तीसरे मुसाफिर ने दोनों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें 8 दिरहम दिए। पहला मुसाफिर 5 दिरहम लेना चाहता था और दूसरे मुसाफिर को 3 दिरहम देना चाहता था, मगर दूसरा मुसाफिर 4 दिरहम लेना चाहता था और इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं। मुसाफिर कहां सफर कर रहे थे? समुंदर में, जंगल में, शहर में? देखते हैं। रेगिस्तान में सफर कर रहे थे, तो यहां पे समुंदर, जंगल और शहर, रेगिस्तान है ही नहीं, इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ए बी सी जब गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोनों मुसाफिर खाने के लिए कहां बैठे? दरख्त के साए में, जंगल में, समुंदर के किनारे। तो दोस्तों दोनों मुसाफिर खाने के लिए दरख्त के साए में बैठे थे, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पहले मुसाफिर के पास कितनी रोटियां थी? 3, 2, 4। पहले मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी, दूसरे के पास फिर के पास 3 रोटियां थी। तो पहले मुसाफिर के पास कितनी रोटियां थी? 5। 3, 2, 4 ऑप्शन में, इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत होगा और इसलिए ए ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब दोनों खाने बैठे तो क्या हुआ? एक और मुसाफिर उधर से गुजरा, एक फकीर वहां से गुजरा, एक ताजिर वहां से गुजरा। कौन गुजरा था? एक और मुसाफिर गुजरा था, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। तीसरे मुसाफिर ने दोनों को कितने दिरहम दिए? तीसरे मुसाफिर ने दोनों को 8 दिरहम दिए थे। 8 दिरहम दिए थे, इस वजह से 3 गलत, 5 भी गलत, 8 दिरहम दिए थे, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये आखिरी इक्तबास। यूं तो हिंदुस्तान में बहुत सी अजीम और हसीन फन तामीर के नमूने मौजूद हैं, लेकिन ताजमहल की इमारत सबसे दिलकश और बेमिसाल है। उसे सनाई और हुस्न के एतबार से दुनिया की अजीम इमारतों में शुमार किया। सनाई, कारीगरी और हुस्न खूबसूरती।
के एतबार से दुनिया की अजीम इमारत में शुमार किया जाता है। इसमें उसमें फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज तामीर के अज्जा का हसीन इम्तिजाज है, मिलन जिसको बोलते हैं, इकट्ठा मिलन है। 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने उसे आलमी सकाफती वर्षे में शुमार किया। वर्ल्ड हेरिटेज बोलते हैं आलमी सकाफती वर्षे। उसे हिंदुस्तान के इस्लामी फन का अमली और नायाब नमूना भी कहा गया है। शहंशाह शाहजहां ने अपनी ज़ौजा मलिका मुमताज महल की याद को ताजा रखने के लिए उसका मकबरा दरियाई जमुना के साहिल बनाया था, और यह मकबरा है ताजमहल। उस्ताद अहमद लाहौरी को आमतौर पर उसका मेमार ख्याल किया जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी, उसकी तामीर में 4.5 करोड़ रुपये सर्फ हुए। तमाम इमारत संगमरमर की है। मकबरा के अंदर और बाहर पीचीकारी की सूरत में कुरान मजीद की आयात नक्श है। उसे 2007 ईस्वी में दौरे जदीद के 7 अजायबात में शामिल किया गया। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस सन में यूनेस्को ने ताजमहल को आलमी सकाफती वर्षे में शामिल किया? तो दोस्तों ये जो है वो 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने उसे आलमी सकाफती वर्षे में शामिल किया था। तो 1983 ईस्वी में। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 1947 नहीं, 1950 भी नहीं, 1983 ईस्वी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ताजमहल की तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर के अलावा किस तर्ज तामीर के अज्जा का मिलाप नजर आता है? फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी। फारसी भी है, तुर्की भी है, हिंदुस्तानी भी है। फारसी भी है, तुर्की भी है, हिंदुस्तानी भी है। इस वजह से फारसी ए भी सही है, बी भी सही है, हिंदुस्तानी भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हस्बी वाला में से एक से ज्यादा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को किस दौर के 7 अजायबात में शुमार किया गया? मुगलिया, जदीद, कदीम। तो दोस्तों ताजमहल को जदीद दौर के 7 अजायबात में शुमार किया गया, शामिल किया गया। अजायबात का वाहिद क्या है? तो दोस्तों अजायबात जो बना है अजब से बना है। अजायबात असल अजब है, लेकिन एक चीज है, अजब से ही एक वर्ड आता है अजीब। इसका जमा है अजायब, और अजायब का जो जमुल जमा है वो अजायबात है। जो वाहिद हुआ वो वाहिद है, ये जमा है और ये जमुल जमा है। जमुल जमा है, वाहिद जमा और जमुल जमा। तो वाहिद अजीब है, तो ए भी नहीं है, अजूबा ये भी नहीं है, अजायब खाना ये भी नहीं है। ए बी सी जब गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ताजमहल किस दरिया के साहिल पर बनाया गया है? रावी, गंगा, जमुना। तो दोस्तों ताजमहल जमुना नदी के किनारे बनाया गया है, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ऐसे फेल जिनमें जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल दोनों पाए जाए उनको क्या कहते हैं? तो ये
एक्चुअली फेले मुजारा है। फेले मुजारा ये अरबी जबान के फेल की एक किस्म है जिसमें दोनों पाया जाता है, जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल। जैसे फ़अला से यफ़अलो, यफ़अलो एक सेगा है मुजारे का जिसकी मीनिंग होता है वो कर रहा है या करेगा, या कर रहा होगा या करेगा। तो दोनों है, कर रहा है फेले हाल और करेगा फेले मुस्तकबिल, तो दोनों माना देता है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस की निशानदेही करना है। कौल ये मुजक्कर है, बात ये मुअन्नस है, तहरीर ये भी मुअन्नस है। ये दो मुअन्नस हो गया। ए बी एंड सी जब एक से ज्यादा सही हो तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन से लफ्ज में साबका इस्तेमाल हुआ है? साबका का मतलब होता है प्रीफिक्स, पहले आना, जो पहले आए, वर्ड के पहले आए। लाहिका सफिक्स, जो बाद में आए। तो साबका यहां पूछा है, साबका जो पहले आए। जादू गर, तो ये बाद में आया है, इस वजह से ये लाहिका है। ये लाहिका है। अच्छा, दवा खाना, खाना ये बाद में आया है दवा के साथ, इस वजह से ये भी लाहिका है। आजादी, इसमें ना लाहिका है और ना साबिका है, इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत हो जाएगा और इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जामिद की कितने किस्में हैं? 2, 3, 5, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों इस्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस्म की साख्त के एतबार से जो किस्म है वो 3 है। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। दोस्तों इसमें जामिद कहते हैं वो इस्म जो ना तो खुद किसी इस्म से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इस्म बने। यह इस्म की जगह पर कलमा भी लिख सकते हैं आप, कलमा या वर्ड या लफ्ज। जैसे ईंट, ना ये किसी से बना है और ना उससे कोई इस्म बन सकता है। पत्थर, दरख्त, चट्टान, पहाड़, वादी, चटाई, मेज, कुर्सी, दीवार, छत, ये ऐसे वर्ड है जो ना किसी वर्ड से बना है, ना किसी कलमा से बना है, ना किसी इस्म से बना है, और ना ऐसे वर्ड से वो किसी इस्म को बनाया जा सकता है, ना किसी कलमा को बनाया जा सकता है, ना किसी वर्ड को बनाया जा सकता है। इस वजह से इसमें जामिद, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ। वो इस्म मस्दर, ये दूसरी किस्म है इस्म की साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से। साख्त को बनावट भी कहते हैं, बनावट के एतबार से। इस्म मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी लफ्ज से ना बने लेकिन उससे बहुत से इस्म और फेल बने, जैसे उछलना, कूदना, आना, जाना, लिखना, पढ़ना वगैरह। उर्दू जबान में ना
मस्दर की अलामत है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होता, जैसे गन्ना, काना, नाना, पुराना, बिछौना, बिस्तर, चूना, ताना, बाना, सोना, धात। धात के माने में जो सोना है, एक सोना होता है सोने के, नींद के माने में, नींद से सोना। सोना, तो यहां पे जो सोना होगा वो मस्दर होगा, लेकिन यहां सोना जो धात के मीनिंग में है वो मस्दर नहीं है। सूना, सूना के माना एक वीरान भी होता है, वीरान, घराना, ये मस्दर नहीं। ये ऐसे वर्ड अगर एग्जाम में आता है तो इसको आप जरूर पहचान लीजिए कि ये मस्दर नहीं है। तो जो मस्दर है वो फेल, ऐसे फेल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फेल के आखिर में अगर ना लग जाए तो मस्दर हो जाएगा। उछलना, कूदना, आना जाना, लिखना, पढ़ना वगैरह, ये किसी इस्म से नहीं बना है, लेकिन उससे बहुत सारे इस्म और फेल बनाए जा सकते हैं। उछलना, जो उछलने वाला, कूदना, लिखने वाला इस्म बन गया, लिखना एक लिख रहा है फेल बन गया, लिखता है, लिखना फेल बन गया। और इस्म मुश्तक, जैसे निकला हुआ, किसी से निकला हुआ। वो इसम जो खुद तो मस्दर से बने लेकिन उससे फिर कोई लफ्ज ना बने, यानी ये इस्म मुश्तक किसी से निकला हुआ, यानी मस्दर से बना हुआ है लेकिन उससे कोई दूसरा लफ्ज नहीं बनेगा। जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ बनते हैं, लेकिन आगे उनसे कोई लफ्ज नहीं बनेगा। यानी ये मस्दर से बना है लेकिन उससे कोई नहीं बनेगा। इस्म मस्दर किसी से नहीं बना है लेकिन उससे बनाया जा सकता है। इस्म मुश्तक मस्दर से बना है लेकिन मस्दर से बनने के बाद फिर कोई इस्म नहीं बनाया जा सकता, इस्म मुश्तक कहलाता है। जैसे लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं लेकिन आगे उनसे कोई लफ्ज नहीं बनता। तो दोस्तों सवाल में पूछा यह गया है कि इस्म जामिद की कितने किस्में हैं। दोस्तों मैंने 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 इसकी ग्रामर की जो किताब है, एनसीईआरटी की और एससीईआरटी की, मैंने दोनों इतनी सारी ग्रामर को में इसमें जामिद की अकसाम ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। और एक दो किताब जो पाकिस्तानी किताब है, पाकिस्तानी ग्रामर की किताब है, उसमें भी मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन इसमें जामिद के अकसाम मुझे अभी तक नहीं मिले। तो इस वजह से सी करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इस जामिद की किस्में मुझे लगता है कि नहीं है, लेकिन बीपीएससी के हिसाब से ए इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ए है बीपीएससी के अकॉर्डिंग। दो है इसमें जामिद की कितने किस्में? दो है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ग्रामर की किताबें पढ़ डाली, छान डाली, लेकिन इसमें जामिद की किस्में या अकसाम नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आप लोगों को किसी किताब में अगर मिलता है कि इसमें जामिद की कितने किस्में हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिए कि इसमें जामिद की कितने किस्में हैं, और थोड़ा सा जो जिस किताब से अगर आप बता रहे हैं उस किताब की एक स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर बताइए कि इसमें जामिद की ये किस्में हैं और कौन सी किताब है, मुझे भी बताइए कि मैं उस किताब को और अच्छे से अध्ययन करूं या पढूं और उससे पता चले कि इसमें जामिद की कितने किस्में हैं। और ताकि अगर यही क्वेश्चन फिर से बीपीएससी वाले अगर क्वेश्चन पूछ देते हैं बीपीएससी ट्री 4.0 में,
4.0 में अगर पूछ देते हैं तो सबको पता चल जाए कि कितने किस्में, और सब लोग, आप लोग जो है ना क्वेश्चन को सही टिक करके आए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ जाए क्या कहलाता है? इसमें आम, लकब, तखल्लुस। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आम जो है इस्म की दो किस्म, दो अकसाम, इस्म मारिफा और इस्म नकिरा। दो अकसाम है, इस्म मारिफा और इस्म नकिरा। इस्म की जो ये किस्में हैं, इस्म मारिफा और इस्म नकिरा, ग्रामर की एक किताब में इसे माना के लिहाज से तो किस्में बताई गई हैं, लेकिन जो एससीईआरटी या एनसीईआरटी में जो शामिल ग्रामर की किताब है, एससीईआरटी ग्रामर, ये अफराद के लिहाज से दो किस्में हैं। दो किस्में हैं, एक इस्म मारिफा, दूसरा इस्म नकिरा। तो ये अफराद के लिहाज से, अगर बीपीएससी के एग्जाम में आए कि अफराद के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, दो किस्म कौन कौन से? इस्म नकिरा, इस्म मारिफा, इस्म नकिरा। तो अफराद के लिहाज से एक और इसी में है कि तादाद के लिहाज से दो किस्में, वाहिद जमा। जिन्स के एतबार से दो किस्में, जैसे मुजक्कर और मुअन्नस। तो ये सारे किसी न किसी लिहाज से जो ना इस्म के अक़साम है। ये जो इस्म आम है, ये इस्म नकिरा को बोलते हैं, इस्म नकिरा को बोलते हैं इस्म आम। तो जो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ जाए, तो खूबी बड़ाई तो वो खास नाम होता है, इस्म आम नहीं होता है। इस वजह से ये इज द रॉन्ग ऑप्शन। तखल्लुस जो होता है वो शायर का एक असली नाम के अलावा कोई एक नाम जो वो शायरी में इस्तेमाल करे, वो तखल्लुस है। तो इस वजह से सी भी गलत होगा। तो हमारे पास एक ही वर्ड बचा, वो लक़ब है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि इस्म खास की जो किस्में हैं, वो इस्म खास किसी फर्द या चीज के मखसूस नाम को कहते हैं, उससे एक ही फर्द मुराद होता है, उसकी दर्ज झेल किस्में हैं। इसमें अलम किसी फर्द, जगह या किसी चीज के खास नाम को कहते हैं, जैद, फातिमा, लाल किला, गंगा, हिमालय वगैरह। इसमें अलम का दूसरा नाम इसमें खास या मारिफा है। इसमें अलम का जो दूसरा नाम है वह इसमें खास या इसमें मारिफा है। कुनियत वो नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो जाए। जो कुनियत जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो, कुनियत बोलते हैं। लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होता है, इब्न, बिन्त, अबू और जो है ना वो नाम से पहले आता है, जैसे इब्न मरियम, बिन्त ज़ैनब, अबुल कासिम, उम्मे कुलसुम, अबू हुरैरा। तो इब्न, बिन्त, अबू, जो जिस नाम से पहले आए तो वो कुनियत होता है। लक़ब वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे रुस्तम हिंद, मलिका तरन्नुम, बुलबुल हिंद, बाबाई उर्दू, मोहसिनुल मलिक, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्ला, अबू जहल। बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। जैसे नजमुद्दौला, वकारुल मुल्क, खान बहादुर, भारत रत्न, सर, शमसुल उलमा, इमादुल मुल्क। तो
ये खिताब कहते हैं। नजमुद्दौला वक़ारुल मुल्क, बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो इजाज़ी नाम दिया जाए उसे खिताब बोलते हैं। एक दो और है उर्फ। असल नाम के अलावा किसी तरह की इज्जत या प्यार से जो नाम रख दिया जाए, असली नाम या फिर असली नाम की जो मुख्तसर शक्ल हो, उसे उर्फ कहते हैं। जैसे कुल्लू, चुल्लू, गुड़िया, पप्पू, ये असली नाम के अलावा किसी तरह की जो किसी इज्जत या प्यार से नाम दिया गया ये नाम है, जैसे कुल्लू, चुल्लू, गुड़िया, पप्पू। या फिर असली नाम की मुख्तसर शक्ल, जैसे शमसुल हक, ये शमसुल हक, शमसुल हक, शमसुल हक, उसको शमसू बोल दिया। फखरुद्दीन को फखरू बोल दिया। तो असली नाम की जो मुख्तसर शक्ल है उसको जो है ना उर्फ बोलते हैं। तखल्लुस, शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है जिसे वो अपने कलाम में इस्तेमाल करता है। आमतौर पर आवाम शोरा को इसके नाम से ही जानते हैं और पहचानते हैं। इस वजह से ये इस्म मारिफा की किस्में हैं। इसमें खास हो गया ना, लोग जानते हैं। मसलन गालिब, हाली वगैरह कभी असली नाम बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इकबाल। कभी असली नाम भी तखल्लुस बन जाता है, जैसे इकबाल ने अपना नाम ही तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बी है। लकब है, जो नाम किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ जाए या आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे लकब कहते हैं। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। बस लास्ट में एक और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। इससे हमें भी हौसला अफजाई मिलती है क्लासेस टाइम पे लेने के लिए या फिर हर दिन क्लास लेने के लिए। और इससे ये भी होगा कि मैं और ही बहुत ही मुसरत और चुस्ती के साथ या बिना किसी देरी के जो है ना क्लास लेने में मुझे जो है ना हिम्मत अफजाई मिलेगी। इस क्लास में दोस्तों बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास मैं जरूर जीके की क्लास लेने वाला हूं। और जो पीपीटी मैं बना रहा हूं वो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। मैं पीपीटी देने की बहुत ही कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।